जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल वेदाक्षी क्लासेस में पुनः स्वागत है। बच्चों, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई में पूरी तरीके से तल्लीन होंगे और थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा शिथिल था, लेकिन अब पूरी एनर्जी से आपके साथ पूरी तरीके से लगने को तैयार हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पहला चैप्टर प्रकाश का गोली परस्पर अपवर्तन व लेंस विद थ्योरी और न्यूमेरिकल समाप्त किया। और ये ध्यान रखिए कि आप प्रकाशिकी सेक्शन का पूरा अध्ययन कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो बच्चों, उसके पहले चैप्टर का आप विधिवत अध्ययन कर चुके हैं और जल्द ही नोट्स आपके प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं, ऐप में आपको मिल जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जल्दी ही नोट्स मिल जाएंगे। आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, कोर्स आपका चलता रहे, इसलिए अगला चैप्टर भी चालू हो रहा है, जो कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण इस रूप में है। तो बच्चों, ये चैप्टर छोटा है और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना भी सिलेबस में आपके इस चैप्टर के अंदर है, आपको पिछले वाले सभी चैप्टरों में हम ये बताते रहे हैं कि किसी चैप्टर के अंदर अब नए सिलेबस के आधार पर कितना हिस्सा बचा है 30% हिस्सा कटने के बाद। तो वो हिस्सा इस प्रकार से है, देखते हैं। तो बच्चों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण चैप्टर के अंदर नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रमुख हेडिंगें जो पढ़नी है आपको, वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ना है, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा एम के बीच में वक्र अर्थात ग्राफ पढ़ना है, और प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण और उसका कारण पढ़ना है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण हेडिंगें जो थी वो हटा दी गई, परिक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, रेले का नियम, ये सब चीज़ें आपको किताब में दिखाई देंगी, लेकिन आप थोड़ा भी विचलित मत होइएगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाए गए। अब आप देख सकते हैं, हमने आपको शुरुआत में ही सिलेबस डाल दिया है और उस सिलेबस के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपको यही महत्वपूर्ण हेडिंगें पढ़नी है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करना है। क्या है बच्चों, पहले ये जाने हम कि प्रिज्म का अर्थ क्या है। प्रिज्म के विषय में पहले जानते हैं क्या चीज है प्रिज्म, सीखें। प्रिज्म प्रिज्म के विषय में कहा गया कि यदि हम कांच की दो समतल पारदर्शी प्लेटें लें और उन दोनों समतल पारदर्शी प्लेटों को एक दूसरे पर कुछ कोण से झुका दें, न्यून कोण से या समकोण से, बात समझ रहे हैं, ज्यादातर न्यून कोण होगा। तो कांच की दो समतल पारदर्शी प्लेटों को यदि कुछ कोण पर एक दूसरे पर झुका दें तो उनके बीच स्थित, ये आधार हो गया, इनके बीच जो खाली जगह भरी है, इनके बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को, समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब है कि कांच के ही दोनों पृष्ठ हैं और इनके बीच में अंदर जो भरा होगा वो भी कांच होगा, तो इस समांग पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहेंगे। देखिए ध्यान से कैसे बोल रहा है, फिर उसके बाद परिभाषा लिखते हैं। बहुत गौर से देखिएगा हम किस तरीके से प्रिज्म का स्वरूप दिखा रहे हैं, बड़ा आसान लगेगा। ये देखिएगा, जब कांच की दो समतल पारदर्शी प्लेट एक दूसरे पर कुछ कोण से झुकी हों, अब जरा ध्यान से देखिए, कल्पना करिए ये कांच की दो समतल पारदर्शी प्लेट एक दूसरे पर कुछ कोण से झुकी हैं और इनके बीच में जो खाली जगह अंदर बनी हुई है, इनके बीच में भी वही माध्यम भरा है जिसका ये पृष्ठ है, अर्थात कांच का ही पृष्ठ है और कांच ही भरा है, इसका मतलब इसीलिए तो कहा जा रहा है समांग पारदर्शी माध्यम। बात समझ रहे हैं। तो कांच की दो समतल पारदर्शी प्लेटों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। जो ये समतल पारदर्शी पृष्ठ एक दूसरे पर कुछ कोण से झुके हुए हैं, इन समतल पारदर्शी पृष्ठों को बच्चों हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो ये पृष्ठ झुके हैं इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है, और इन दोनों समतल पारदर्शी पृष्ठों के बीच जो ये कोण बना होता है इसे हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं, और सामान्यतः ध्यान रखिए इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब एक बात ध्यान से देख लीजिए कि प्रिज्म का जो रूप बना है, इसके पीछे भी त्रिभुजाकार परिच्छेद है और इसके आगे भी त्रिभुजाकार परिच्छेद है।
यदि हम इसको ऐसे कर दें तो ये चीज चौकोर वाला हिस्सा आधार हो जाएगा और ये त्रिभुजाकार परिच्छेद पीछे हो जाएगा और ये त्रिभुजाकार परिच्छेद आगे हो जाएगा। तो हम प्रिज्म की परिभाषा यहां लिख दे रहे हैं, जल्दी देखिए। जब कांच की दो समतल पारदर्शी प्लेट एक दूसरे पर कुछ कोण से झुकी हों तो उनके बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। हमने अभी कहा था कि ये भी हो सकता है कि ये दोनों पृष्ठ जो एक दूसरे पर झुके हैं इनके बीच में कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, ज्यादातर न्यून कोण होगा। यदि 90 डिग्री होगा तो ये समकोणीय प्रिज्म कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब समानता हम देखते हैं कि आप कल्पना कर चुके होंगे कि हाँ, ये कांच का ठोस त्रिभुजाकार परिच्छेद युक्त स्वरूप है प्रिज्म। अब यदि हम इस प्रिज्म पर कोई एक रंग की प्रकाश किरण डालें जिसे एक वर्णी प्रकाश किरण कहते हैं, तो ये प्रकाश किरण आप कल्पना करिए कि जब गिर रही होगी तो वायु से आ रही होगी और अंदर कांच में जा रही होगी, इसका मतलब विरल से सघन में जा रही होगी। फिर इसके बाद कांच से निकलकर बाहर वायु में जाएगी, अर्थात सघन से विरल में जाएगी। तो दो बार अपवर्तन होगा, विरल से सघन और सघन से विरल। जब दो बार अपवर्तन होगा तो तगड़ा विचलन प्राप्त होगा। इसी स्थिति में हमको इस विचलन के लिए प्रमुख रूप से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक उत्तरदायी है, उसकी प्रकृति उत्तरदायी है। हमको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान प्राप्त करना होगा और ये देखना होगा कि जो विचलन प्राप्त हो रहा है ये कम से कम कैसे हो सकता है। इसके रूप प्राप्त करने होंगे, सारी स्थितियां प्राप्त करनी होंगी। तो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया वो ध्यान से देखिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि हम इस हेडिंग को जब पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम कमेंट बॉक्स में आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग बताएंगे कि सर हमको ये डेरिवेशन तैयार हो गया। जो जितनी जल्दी बता देगा वीडियो पढ़ने के बाद, हम समझ जाएंगे कि उस बच्चे ने मेहनत से पढ़ा है। ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने मान लिया कि एक प्रिज्म है जिसका त्रिभुजाकार परिच्छेद ले लिया गया है। अभी हमने कहा कि प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार परिच्छेद होते हैं। परिच्छेद का मतलब कटे हुए हिस्से, पीछे वाला हिस्सा भी त्रिभुजाकार था और आगे वाला हिस्सा भी त्रिभुजाकार था। कोई भी एक त्रिभुजाकार परिच्छेद ले लिया गया। हमने एक प्रिज्म है जिसका त्रिभुजाकार परिच्छेद लिया। ऐसे ही भाषा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक प्रिज्म का ये त्रिभुजाकार परिच्छेद ले लिया गया, हमने इसको नाम दे दिया ABC। ABC बात समझ रहे हैं। इस त्रिभुजाकार परिच्छेद के दो अपवर्तक पृष्ठ AB और AC हैं। इस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। ये ठोस, अंदर कांच है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश किरण गिर रही है, अर्थात एक रंग की प्रकाश किरण गिर रही है। यही भाषा बच्चों लिखनी है आपको, शुरुआती भाषा बिल्कुल रटनी नहीं है, ये ध्यान रखिए। जब एक वर्णी प्रकाश किरण गिरती है, तुम एक वर्णी प्रकाश किरण गिरा रहे हैं, गौर से देखिएगा। एक रंग की प्रकाश किरण ये गिरी, ये मत सोचिएगा कि नहीं सफेद किरण हमने खींच दी तो सफेद रंग की प्रकाश किरण, एक रंग की। आपको चित्र स्पष्ट समझ में आया इसलिए ऐसा है। जब एक रंग की प्रकाश किरण गिरती है तो ये विरल से सघन में जा रही है। जिस बिंदु पर गिरेगी ये बिंदु आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर तुरंत तल के लंबवत रेखा खींचिए, यह अभिलंब हो गया।
हमारी कल्पना के अनुसार किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जब ये किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात अभिलंब की ओर झुकी और जाकर ये दूसरे पृष्ठ पर गिर गई। विरल से सघन में जाने पर यह किरण अपवर्तित किरण हो गई, लेकिन जब यह अपवर्तित किरण जाकर दूसरे पृष्ठ पर गिरी तो दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण हो गई। बात समझ रहे होंगे बच्चों, जिस बिंदु पर गिरी यह आपतन बिंदु हो गया। फिर अब यह सघन से विरल में जाने वाली है, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब फिर खींचिए, समतल पृष्ठ पर तल के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी यह अभिलंब जा रहा है। बात समझ रहे होंगे। अब यह किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये दूर हट गई। हम बच्चों चित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी मूल आपतित किरण जा किस दिशा में चाहिए थी, जा रही थी इस दिशा में और चली गई इस दिशा में। इसका मतलब यहीं पर आप समझ जाइए कि जब एक रंग की प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ पर गिरती है तो निर्गत होने के पश्चात जब वो अपने पथ से मुड़ जाती है तो इसे विचलन कहते हैं, क्योंकि आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा भी आगे, विचलन और विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। तो विक्षेपण अभी आगे आएगा, विचलन आप यहां सीख गए। एक रंग की प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ पर गिरने के पश्चात निर्गत होने पर अपने मूल पथ से जब विचलित हो जाती है तो इसे विचलन कहा जाता है। अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, इसे विचलन कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर जानी चाहिए इस दिशा में, और जबकि किरण निर्गत होने के पश्चात इस दिशा में चली गई। इतना विचलन हुआ, इतना ज़्यादा मुड़ गई किरण। हम ये विचलन कैसे निकालें? हमने निर्गत किरण को, ये निर्गत है, ये अपवर्तित है, ये आपतित है, हमने निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, ये किरण यहाँ जाकर मिली। बात समझ रहे होंगे। अब ये निर्गत किरण जैसे ही जाकर यहाँ मिली तो गौर से देखिएगा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो ये कोण बना, ये विचलन कोण हो गया, डेविएशन एंगल हो गया, इसे डेल्टा कहा जाता है। इसका मतलब ये किरण जानी चाहिए इस दिशा में और ये मुड़ गई, इसका मतलब इतना विचलन हुआ। बात समझ रहे होंगे। हम चित्र में साफ साफ देख रहे हैं कि इसके लिए प्रमुख रूप से इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति उत्तरदायी है। यदि प्रिज्म का पदार्थ बाहरी माध्यम के जैसा होता, जो संभव नहीं है, तो यह विचलन इतना तगड़ा प्राप्त ना होता, या बहुत कम अपवर्तनांक होता तो विचलन इतना तगड़ा प्राप्त ना होता। इसका मतलब हमको ये कैसे मालूम पड़े कि इसने इतना विचलन दिया है तगड़ा, तो ऐसी स्थिति में इसका अपवर्तनांक है कितना, हमको इसी अपवर्तनांक का मान प्राप्त करना है। और आप ये जानते हैं, बात समझिएगा, डेरिवेशन चालू कैसे करें। आप ये जानते हैं कि अपवर्तनांक के जनक वैज्ञानिक जो हैं स्नेल हैं, और स्नेल ने कहा है कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसका मतलब बिना आई और आर के आप अपवर्तनांक n प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब आई और आर कैसे प्राप्त हों? तो देखिए, आई और आर के लिए जंग लड़ी जा रही, आप भी लड़िए, शामिल हो जाइए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी आपतन कोण हो गया, ये I1 हो गया। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी ये अपवर्तन कोण हो गया। अब गौर से देखिएगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो आपतन कोण I1 हो गया। अपवर्तित किरण जो अंदर चली गई वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण हो गया, ये R1 हो गया। हमने आपको शुरुआत में ये चीज कही है कि सघन के भीतर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे R के पदों में होंगे, और विरल के भीतर जितने भी कोण बनेंगे वो I के पदों में होंगे, चाहे वो अपवर्तन कोण ही क्यों ना हो। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब सघन के भीतर ये अपवर्तित किरण जाकर दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित हो गई, तो आपतित अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी आपतन कोण होगा, लेकिन चूंकि सघन के अंदर है, कांच के अंदर है, तो इसको हमने R2 मान लिया। अब ये किरण जाकर निर्गत हुई और यह अपवर्तित किरण बन गई इस वाले पृष्ठ के लिए, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण R होना चाहिए, लेकिन वो विरल बनना है तो इसलिए I2 मान लिया। बात समझ रहे होंगे। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण I1 हो गया। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण R1 हो गया। अब ये अपवर्तित किरण दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण बन गई, इसका मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा, लेकिन सघन के अंदर बनना है इसलिए R2 माना गया। फिर इसके बाद ये अपवर्तित किरण हो गई दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण होगा, लेकिन चूंकि वो विरल बनना है इसलिए I पदों में होगा, इसलिए I2 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। हमने बिंदुओं को नाम दे दिया है, जहां पर ये किरण गिरी थी इस बिंदु को नाम दे दिया गया। बच्चों ध्यान देखिएगा, ये बिंदु जहां पर किरण गिरी ये बिंदु M नाम दे दिया गया।
ये एन नाम दे दिया गया, ये ओ नाम दे दिया गया, ये पी नाम दे दिया गया, ये आप पर डिपेंड करता है जो चाहे नाम दें। बात समझ रहे होंगे। हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि सर जी ने हमको एक कीड़ा दिमाग में डाल दिया है कि आई और आर के बिना एन प्राप्त नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ओ आर, जबकि सिंगल और आई ओ आर तो चित्र में कहीं ही नहीं। I1 I2 R1 R2, ये आई ओ आर आएंगे कहां से? तो देखते रहिए, बिल्कुल नजर एक टक करके गौर से देखिएगा। तो ये त्रिभुज हमारे पास MNP बना है। इस त्रिभुज MNP में ये रेखा आगे बढ़ रही है। जो रेखा आगे बढ़ने पर त्रिभुज में बाहर कोण बनाती है उसे बहिष्कोण कहते हैं, और बहिष्कोण का मान आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इस डेल्टा के सामने जो सम्मुख कोण बने हैं वो ये हैं, एक ये और एक ये, और ये खाली पड़े। इनका इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, और ये खाली पड़ा है। तो कैसे निकले? तो गौर से देखिए, ये रेखा सीधी जा रही है और ये रेखा सीधी जा रही है। ये I1 है तो ये पूरा I1 होगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा I1 होगा। I1 में से R1 निकाल दीजिए तो ये बन जाएगा I1 माइनस R1। समझ गए होंगे आप। ऐसे गौर से देखिएगा, ये रेखा सीधी जा रही है और ये रेखा सीधी जा रही है। ये पूरा I2 है तो ये पूरा I2 होगा, उससे R2 निकाल दीजिए तो बन जाएगा I2 माइनस R2। समझ रहे हैं आप। ठीक, हमको आई और आर चाहिएगा, ध्यान रखिएगा। हम पहले देखते हैं डेल्टा का मान, विचलन कोण का मान निकालना है। त्रिभुज MNP में डेल्टा बहिष्कोण है। अतः डेल्टा का मान आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। बच्चों, हम I1 और I2 वाले पद को एक साथ कर ले रहे हैं, I1 प्लस I2 हो जाएगा। R1 और R2 वाले पदों को एक साथ करेंगे तो जब ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों तो ये माइनस R1 और ये माइनस R2 हो जाएगा। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो अंदर हो जाएगा R1 प्लस R2। बात समझ रहे होंगे। इतनी लाइन आ गई। अब एक बात बच्चों बहुत गौर सुनिएगा, एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोलने जा रहे हैं आपके लिए। सुनिएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब हम अतिलघु उत्तरी आपको पढ़ाएंगे तो उस अतिलघु उत्तरी में भी ये प्रश्न बताएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बस विश्वास रखिए। लेकिन थोड़ी निराशा होती है कि पिछले वीडियो जब पढ़े तो उस पिछले वीडियो में आपने कमेंट नहीं किया, थोड़ी निराशा हुई। अरे ठीक है, लेकिन हम आपके लिए तैयार हैं। आपका स्वार्थ हमारे लिए अमरत्व है। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिए, इन्होंने कहा कि क्या ये संभव है कि हम प्रिज्म के आकार को ना बदलें और ये विचलन कोण कम से कम हो जाए, जो ये विचलन हो रहा है 60-70 अंश जो भी, ये कम से कम हो जाए और आकार ना बदलें। क्या ये संभव है? कहता हाँ संभव है। एक नंबर क्वेश्चन, अल्पतम विचलन यदि प्राप्त करना हो तो, मिनिमम डेविएशन प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में याद रखिए कि इस आप देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म टॉपिक जो है वो प्योर प्रैक्टिकल का टॉपिक है, और आप इस बात को यहां पर फील करिए, एहसास करिए। क्या कह रहा है? अल्पतम विचलन प्राप्त करने के लिए इस आपतन कोण का मान इस निर्गमन कोण, जो निर्गत किरण के द्वारा बनने वाला कोण है, इस आपतन कोण का मान इस निर्गमन कोण के मान के बराबर होना चाहिए, और इस आंतरिक अपवर्तन कोण का मान इस आंतरिक आपतन कोण के बराबर होना चाहिए, तो हमको न्यूनतम विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस बात को हम यहां लिख रहे हैं, अल्पतम विचलन के लिए यह आवश्यक है कि, बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या आवश्यक है? इस आपतन कोण का मान इस निर्गमन कोण के बराबर हो, I1 बराबर I2 हो, बराबर मान लिया I के। देखिए I की झलक आ गई, झलक दिखलाजा हो गया।
I1 बराबर I2 बराबर I के हो जाए तथा R1 और R2 बराबर हो जाए, R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए, R1 भी R, R2 भी R, I1 I, I2 भी I, ये दोनों बराबर हो जाए। बात समझ रहे होंगे? तो हमको अल्पतम विचलन मिल जाएगा। तो ये डेल्टा जो बैठा हुआ है ये अल्पतम हो जाएगा, अर्थात डेल्टा एम हो जाएगा, अल्पतम विचलन। अर्थात बच्चों ये मिनिमम डेविएशन लिखा है, अल्पतम विचलन हो जाएगा। ऐसी स्थिति मान रख रहे हैं, देखिएगा। अतः यदि यहां अल्पतम विचलन हो गया तो ये कंफर्म है कि यहां पर दोनों मान बराबर हो गए होंगे। I1 की जगह I, I2 की जगह I और R1 की जगह R, R2 की जगह R। बात समझ रहे हैं? डेल्टा M बराबर हो जाएगा 2I माइनस 2R। बात समझ रहे हैं? इसको हम समीकरण 1 बनाकर छोड़ दे रहे हैं। एक अभी तो कहीं आया नहीं, ठीक। अब एक लाइन जरा हम वो बढ़िया आपको टेक्निकल बताने जा रहे हैं। इस फिगर को देखकर हमसे कहा जाए कि बताइए क्या इस समय न्यूनतम विचलन है? तो सुनिएगा ध्यान से क्या बोलने जा रहे हैं। यदि ये जो अंदर अपवर्तित किरण है, यदि ये आधार के समांतर है, अपवर्तित किरण आधार के समांतर है, तो समझ जाइए कि न्यूनतम विचलन की स्थिति है। बात समझ रहे हैं? और यदि ये थोड़ी टेढ़ी होती है, इधर उधर होती है, इधर ऐसे झुकी होती है, तो इसका मतलब ये अपवर्तित किरण आधार के समांतर नहीं है, इसी स्थिति में अल्पतम विचलन प्राप्त तो नहीं होगा। तो ये भी चित्र से पहचानने की शर्त होती है। आपसे कंपटीशन में को पूछेगा, तुम यहां पर आपके लिए नोट लिख दे रहे हैं, एक दूसरे कलर में लिखें जिससे आपको याद रहेगा। देखिएगा, यदि अपवर्तित किरण आधार के समांतर है तो अल्पतम विचलन प्राप्त होगा। मतलब प्रथम दृष्टया आपके सामने ये प्रूफ होगा कि यदि ये चित्र बनाकर दे दिया जाए कि ये किरण और ये किरण समांतर है, बताइए इस समय प्रिज्म की कौन सी स्थिति है, तो आप कह दोगे अल्पतम विचलन की स्थिति है। बिल्कुल आंख बंद करके बात बोल दो। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब अपने पॉइंट पे फिर लौटाइए। लड़के ने कहा सर जी आप भटक तो नहीं रहे, हमको अपवर्तनांक n चाहिए और n बिना I और R के प्राप्त नहीं होगा। I और R तो आ गए, लेकिन यदि I निकालने का यहां से प्रयास करोगे तो उसमें R घुसा होगा, और यदि R निकालने का प्रयास करोगे तो उसमें I घुसा होगा। ये बात ध्यान रखिए कि यदि जब आप I निकालने जा रहे हो तो उसमें R ना होना चाहिए, और जब R निकालने जा रहे हो तो उसमें I ना होना चाहिए। फिर क्या करें? चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर I और R के सिंगल मान कैसे प्राप्त किए जाए। देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज लिखा हुआ है AMON। इस चतुर्भुज में गौर से देखिएगा बच्चों, चतुर्भुज AMON में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के 4 कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होता है। इसमें गौर से देखिएगा तो ये सीधी रेखा है और ये अभिलंब सीधी रेखा है, इसका मतलब ये पूरा कोण 90 होगा। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। बात समझ रहे हैं? ठीक। ये जब सीधी रेखा इस सीधी रेखा पर है तो इसका मतलब ये 90 और ये 90, तो इसका मतलब इन दो का योग तो 180 होगा, ये कन्फर्म है। इनका योग और इनका योग 180 होगा और बाकी इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो इसका मतलब इन दो कोणों का योग, देखिएगा ध्यान से, कोण AMO प्लस कोण ANO बराबर 180, समीकरण नंबर 2। फिर इसके बाद कोण देखते रहिएगा MAN प्लस कोण MON
इन दोनों का योग भी 180। जो स्थितियां संभव हो सकती हैं बना ले रहे हैं। कहता सर जी अभी ये त्रिभुज बचा है, इनके कोण काहे छोड़ने दे रहे हैं, चलो तो ये भी ले लो, ले लेते हैं। त्रिभुज MON में कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण MON, इनका योग भी 180। चलो 4 स्थितियां बना ली हमने। क्या ये कुछ काम की है हमारे? इतना देखिए ध्यान से, हमने 3 स्थितियां बनाई, इनमें कोई 2 काम की है। हमने आपको रटी रटाई स्टेप नहीं बताई, आप बिल्कुल उसी हिसाब से चलिए। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी 2 स्थितियां स्टेप जो हैं वो हमारे काम की हैं। इस समीकरण को और इस समीकरण को गौर से देखो तो इसमें MON और इसमें MON है, बस यही 2 समीकरण हमारे काम के हैं। दोनों 180 अंश के बराबर हैं, इसका मतलब दोनों को उठा बराबर कर दो। तो समीकरण 3 और 4 हमारे काम के हैं, इनमें और बाकी कोई स्थितियां कॉमन नहीं कर रही, कोई पद कॉमन नहीं हो रहा है। तो समीकरण 3 और 4 से हम बच्चों आपके लिए चित्र सामने बना रहे, इसलिए थोड़ा चित्र को छोटा कर रहे हैं। अब आप तो सब कुछ शुरू से देख ही रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए जहां हम लाइन खींच दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 व समीकरण 4 से समझ रहे होंगे आप। 3 और 4 को उठा बराबर कर रहे हैं, तो कोण MAN प्लस कोण MON बराबर R1 प्लस R2 प्लस कोण MON। समझ रहे होंगे, MON से MON चला गया। कोण MAN क्या है? MAN ये है बच्चों, ये प्रिज्म कोण। आपने याद करिए, आपको शुरुआत में ही समझाया है कि प्रिज्म कोण जो होगा वो ए के रूप में ही जाना जाएगा, और ए बीच में देखिए है भी। तो गौर देखिएगा, कोण MAN बराबर ए प्रिज्म कोण। बच्चों मेहनत करनी है इस डेरिवेशन पे सबको, ये हम वादा ले रहे हैं आपसे। ठीक, शाबाश, रखें यहाँ पर। तो ये पूरा हट के यहाँ पर पूरी इसकी मात्रा, जैसे कोण MAN बराबर 60 है मान लीजिए, तो हम ए बराबर 60 बोलेंगे, इसको ए ही बोलेंगे। तो ये ए आ जाएगा बराबर R1 प्लस R2। चूंकि अल्पतम विचलन की स्थिति हम चल ही रहे हैं, अल्पतम विचलन में याद करिए R1 बराबर R2 बराबर R, ये उठा के ऊपर रख दीजिए। अतः ए बराबर R प्लस R हो गया बच्चों। ठीक, वेरी गुड, ये हो जाएगा। इसलिए 2R बराबर A, इसलिए R बराबर आ जाएगा बच्चों A/2। एक दर्शन हो गए, बड़ा आसान हो गया। जैसे R का मान आ गया तो तुरंत लेके पहुंच जाइए और यहां रख दीजिए और I निकाल लीजिए। समीकरण 1 में R का मान रखने पर डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R, R की जगह A/2, 2 से 2 ये चला गया। समझ रहे होंगे बच्चों, डेल्टा M बराबर हो जाएगा 2I माइनस A। हम बहुत बढ़िया सूत्र लिखने जा रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा छोटा पहले से कर ले रहे, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। छोटा होता जा रहा है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अब आप धीरे धीरे समझते जा रहे हो एक एक स्टेप, और कहाँ पे अपना नोट करते जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़िए। अब इस डेल्टा M बराबर 2I माइनस A आ गया, इससे I निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा देखिएगा, A को उधर ले जाइए,
डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i बचेगा, अतः i बराबर 2 नीचे भेज दीजिए, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। बहुत बढ़िया सूत्र है बच्चों, ये न्यूमेरिकल में देखिएगा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, आपसे 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछेगा यहाँ पर। हमारी मनोकामना पूरी हो गई, आर आ गए, आई आ गए, आई और आर दोनों प्रकट, तुरंत स्नेल ले उड़े, उन्होंने कहा रे आई और आर आ गए, स्नेल का नियम लीजिए और स्नेल का नियम लेकर उससे एन निकाल लीजिए, अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसमें आई और आर का मान रखिए, n बराबर साइन आई का मान बच्चों आ गया है, डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और r का मान आ चुका है a बाई 2। ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण आपको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त हो गया। लीजिए कितना इजी, ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र भूल नहीं जाना, बात समझ रहे हैं? तो इन तीनों सूत्रों को आपको अच्छी तरह याद रखना है, देखिएगा चुटकी हो जाते सवाल आप हल कर लेंगे। ठीक, लड़के ने कहा सर जी आपने शुरुआत में कहा था कि प्रिज्म के पदार्थ के द्वारा विचलन प्राप्त होता है, ठीक मानते हैं, हम न्यूनतम विचलन चाहते हैं, प्रिज्म के आकार को ना बदलें, तो हमने कहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां बता चुके हैं, प्रिज्म का आकार बदले बिना आपको अल्पतम विचलन यदि प्राप्त करना हो तो आपने देखा कि आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के मान के बराबर हो और आंतरिक अपवर्तन कोण का मान आंतरिक आपतन कोण के मान के बराबर हो, आपने देखा। लेकिन क्या और कोई तरीका है न्यूनतम विचलन प्राप्त करने का, इस विचलन कोण को न्यूनतम प्राप्त करने का? कहता हाँ संभव है, यदि हम प्रिज्म को पतला कर दें, अर्थात ये प्रिज्म कोण जो बना हुआ है ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, प्रिज्म कोण यहां बीच में, ये प्रिज्म कोण यदि ये पतला कर दें, अर्थात ये कोण कम कर दें, तो ये पतला होता जा रहा है, कांच की पट्टिका की तरह हो जाएगा, और कांच की पट्टिका से जाने वाली प्रकाश किरण बिल्कुल विचलित होगी नहीं, वो तो सीधे निकल जाएगी। इसका मतलब ये कोण घटते घटते फिर कितना कम कर दें? कहता है 5 अंश कर दीजिए या 5 अंश से कम कर दीजिए, अर्थात प्रिज्म को पतला कर दीजिए, तो आपको न्यूनतम विचलन प्राप्त हो जाएंगे, न्यूनतम विचलन प्राप्त हो जाएगा। देखिए पतले प्रिज्म के लिए स्थिति आ गई बहुत महत्वपूर्ण, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन हमने अभी कहा कि प्रिज्म पतला तब होगा जब प्रिज्म कोण का मान 5 अंश के बराबर या 5 अंश से कम हो। हम लिख रहे हैं इस बात को, यदि प्रिज्म पतला है अर्थात प्रिज्म कोण ए 5 अंश के से छोटा हो या उसके बराबर हो, याद रखिएगा पतले प्रिज्म की शर्त है ये, तो आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर के मान बहुत छोटे हो जाएंगे। बात समझ रहे बच्चों? इसका मतलब जब ये बिल्कुल पट्टिका हो जाएगी तो आई और आर के मान बिल्कुल सीधी किरण जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, आई आर छोटे हो गए।
जब कोण छोटे हो जाएंगे तो हम खूब पढ़ते चले आ रहे हैं पीछे कि कोण छोटे हो जाने पर उनके साथ त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आसानी से रेडियन में नाप सकते हैं। तो देखिए हम थोड़ा पन्ना बगला लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अतः कोण आई व कोण आर को रेडियन में नाप सकते हैं। बात समझ रहे बच्चों? हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब साइन आई जो है वो आई के बराबर हो जाएगा तथा साइन आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब स्नेल का नियम जो था वो n बराबर साइन आई बटे साइन आर था, तो साइन आई की जगह आई लिख दीजिए और साइन आर की जगह आर लिख दीजिए, और आई और आर के मान यहां रखिए जो आपने निकाले। आई और आर के मान रखने पर रखने जा रहे हैं, चलो लग जाओ। आई का मान याद करिए डेल्टा m प्लस ए बाई 2 निकला था, आपने निकाला था बड़ी मेहनत से, और आर का मान a बाई 2 निकाला था। 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 से 2 चला गया। अब सूत्र क्या बन के आएगा? n बराबर आ जाएगा डेल्टा m प्लस ए बटे ए बचेगा केवल, तो 6 गुणा कर दीजिए, डेल्टा m प्लस ए बराबर एन ए आ जाएगा। ए पर छांता कर दीजिए, डेल्टा m बराबर हो जाएगा एन ए माइनस ए। गौर सुनिएगा, डेल्टा m बराबर यहां से a कॉमन कर लीजिए, n माइनस 1 आ जाएगा। ये अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त हो गई प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के आकार को बदले बिना भी आपने अल्पतम विचलन की स्थिति सीखी, पीछे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई गई थी। और प्रिज्म के आकार को बदलकर भी अल्पतम विचलन प्राप्त कर सकते हैं, आपने वो भी स्थिति देखी कि यदि प्रिज्म कोण का मान 5 अंश से कम हो जाए या 5 अंश के बराबर हो जाए तो अल्पतम विचलन ये मिलेगा। 1 नंबर का टॉप मोस्ट क्वेश्चन सुनिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन प्राप्त करने के लिए जो शर्तें मिल रही हैं, सूत्र मिल रहा है, उस सूत्र के आधार पर 1 नंबर का प्रश्न ये बना कि पतले प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन जो प्राप्त होता है या प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन जो प्राप्त होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। हम प्रश्न लिख रहे हैं और यहां उत्तर बता दे रहे हैं। प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन जो होता है वो प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है। यदि प्रिज्म कोण ज्यादा है बच्चों तो प्रिज्म के द्वारा विचलन तुमको अधिकतम प्राप्त होगा। ए ज्यादा तो डेल्टा एम ज्यादा। बात समझ रहे हैं? फिर प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। यदि प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान ज्यादा है तो प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन का मान भी सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक कम है तो विचलन भी कम प्राप्त होगा। तो हम आपके सामने प्रश्न लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन किन बातों पर निर्भर करता है? चलिए देखिए आंसर। सूत्र डेल्टा m बराबर ए एन माइनस 1 से स्पष्ट है कि अल्पतम विचलन डेल्टा m निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है। डैश करके नंबर 1 प्रिज्म कोण कैपिटल ए, नंबर 2 प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक स्मॉल n पर। बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इससे संबंधित भी न्यूमेरिकल आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल जस्ट आगे इससे संबंधित भी न्यूमेरिकल आपको पढ़ाने वाले हैं, इनसे संबंधित पढ़ाने वाले हैं।
एक एक न्यूमेरिकल आपको दो समझाएंगे, देखिएगा आसानी से आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे न्यूमेरिकल में। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर और प्रिज्म कोण पर अल्पतम विचलन निर्भर करता है। इन्होंने एक नया क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रिज्म के द्वारा अल्पतम विचलन और आपतन कोण I के बीच में ग्राफ खींचिए। हम आपतन कोण के मान को बदलते जाएं तो विचलन कोण का मान कैसे बदलेगा, जरा गौर देखिए। आपतन कोण I और विचलन कोण डेल्टा के बीच में ग्राफी निरूपण अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो गौर देखिएगा, आपतन कोण, एक नंबर क्वेश्चन है ये, I व विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफीय निरूपण। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आप कोई रीडिंग बनाइए, हम तो ये कहेंगे साफ साफ आपसे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बड़ा अपार अनुभव है कॉपी चेक करने का। वो केवल ग्राफ का निरूपण देखेगा, रीडिंग से कोई मतलब नहीं। वो बता देंगे किस जगह आपको न्यूनतम विचलन मिलेगा। चलिए देखते हैं। इस तरीके से यहां पर मान होंगे, ये आपतन कोण होगा और ये विचलन कोण होगा। ये रेखा और ये रेखा। जो ग्राफ मिलता है सामान्यतः बच्चों, वो इस तरीके से मिलता है, यू आकार का। और ये वो कोण है आपतन कोण जिस पर हमको सबसे न्यूनतम विचलन मिलेगा। सामान्यतः ये कोण जो प्राप्त होता है वो 45-50 के आसपास मिलता है। आपको ये केवल ग्राफ बनाना है, बात समझ रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने पाए बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। आपको नंबर पूरे इसने ग्राफ में मिलेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप यहाँ रीडिंग लिखिए। आपकी बहुत इच्छा है तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके दिखा दीजिए। 40 से 50 के बीच में अल्पतम विचलन आपको मिल जाएगा। ये विचलन कोण है आपके, बात समझ रहे हैं। अल्पतम विचलन देखिए यहाँ पर विचलन कोण, सबसे कम विचलन यहाँ मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से आपको ये मान प्राप्त हुए। ये आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफीय निरूपण हो गया। फिर बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग यहां पर आ रही है, प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। परिक्षेपण का मतलब है वर्ण विक्षेपण, क्रोमेटिक डिस्पर्सन। ये क्या घटना है, और फिर उससे संबंधित जरा न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकलों पे, फिर अतिलघुत्तरी बहुविकल्पी सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या इसे परिक्षेपण भी कहते हैं। क्या है ये परिक्षेपण, जरा देखें। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हम जैसा प्रिज्म का स्वरूप पढ़कर आए हैं कि कांच की ठोस त्रिभुजाकार स्वरूप की आकृति हमको दिखाई दे रही है, जिसके प्राथमिक और अंतिम जो पृष्ठ हैं वो त्रिभुजाकार परिच्छेद के रूप में है और अंदर बिल्कुल ठोस कांच है। तो जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण का मतलब है एक आदर्श श्वेत प्रकाश की किरण, अर्थात सूर्य की किरण जो है वो श्वेत प्रकाश की किरण है। तो जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण गिरती है, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण गिरती है, ये प्रिज्म का रूप है। और श्वेत प्रकाश की किरण गिरी तो ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश की किरण गिरने के बाद ये प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म से निर्गत होगी तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण गिरते ही 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी।
3 3 6 और एक 7। बात समझ रहे होंगे बच्चों। हम इसको इस तरीके से चित्र में बनाकर दिखा रहे हैं आपको, आपको आसान लग रहा होगा। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो निर्गत होने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। हम इस बात को संक्षेप में लिख दे रहे, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो निर्गत होने पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। सात रंगों में विभक्त हो जाती है, इसका मतलब कौन से 7 रंग? गौर देखिए, विबग्योर, विबग्योर का मतलब बच्चों VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7। गौर से देखिएगा, V का मतलब है वायलेट, I का मतलब इंडिगो, ये कलर के नाम है। ब्लू, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। ये 7 रंगों में किरणें टूट जाती हैं। हिंदी में इसको बैनी आहा पीनाला कहते हैं। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा हिंदी में, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, बैनी आहा पीनाला, पीला, नारंगी, लाल। बात समझ रहे हैं? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। अब ये बड़ी प्रश्न की बात आई कि सर जी ये कैसे हो गया कि श्वेत प्रकाश की किरण सूर्य की किरण गिरी और प्रिज्म पर गिरने के बाद 7 रंगों में टूट गई। याद करिए, हमने शुरुआत में आपके कहा था कि जब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को निकाल रहे होंगे तो एक वर्णी प्रकाश किरण इसीलिए गिराने के लिए कहा था। यदि श्वेत प्रकाश की किरण इस्तेमाल कर लेंगे तो 7 रंगों में टूट जाएगी। कहां बटोरते घूमोगे, सबके विचलन नापते भय, सब अलग अलग 7 भागेंगी। इसीलिए एक रंग की प्रकाश किरण को आसानी से विचलित होते हुए हम देख लेते हैं, जिससे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को निकाल लेते हैं। यहां लेकिन इसकी घटना को बताना था कि हाँ, प्रिज्म की विशेषता है कि श्वेत प्रकाश किरण गिरते ही 7 रंगों में टूट गई। अब होता क्या है कि ये हुआ कैसे, प्रिज्म ने बांट कैसे दिया? एक बात ध्यान रखिए, प्रिज्म बड़ा चालाक होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इस बात को जानता है कि मेरे ऊपर श्वेत प्रकाश की किरण जो गिर रही है वो 7 रंगों की किरणों का समूह है। 7 रंगों की किरणों को मिला दीजिए तो श्वेत प्रकाश बन जाएगा। इस बात का हम प्रमाण आपको ऐसे बोल रहे हैं, आप इस बात की कल्पना करिए, हम यहां पर उल्टा प्रिज्म ऐसे रख दें, बात समझिएगा, और ये 7 रंगों की किरणें, उल्टा प्रिज्म समझ रहे हैं, तिकोना हिस्सा नीचे और ऊपर ऐसे याला हिस्सा इस उलट के हिसाब रख दीजिए ऐसे करके। तो ये 7 रंगों की किरणें जब गिरेंगी उस पर और जब फिर निर्गत होंगी तो श्वेत प्रकाश की किरण बनकर निर्गत होंगी। इसका मतलब इस 7 रंगों की किरणों का समूह श्वेत है, ये प्रिज्म जानता है। तो तुरंत करता क्या है कि ये प्रिज्म अपने अपवर्तनांक को उन 7 रंगों की किरणों के लिए अलग अलग कर देता है। अरे तो वही बात हो गई कि किसी एक व्यक्ति का रूप अलग अलग व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में अलग अलग है।
कोई बच्चा कहता होगा अरे आनंद सर जी बहुत बढ़िया, कोई कहता होगा अरे फर्जी में बात समझ रहे हैं। ऐसे यहां पर भी है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इन सातों रंगों की किरणों के लिए अलग अलग होता है। अपने अपवर्तनांक को ये प्रिज्म सभी रंगों के लिए अलग अलग कर देता है। किसी के लिए अपने अपवर्तनांक को सबसे ज्यादा कर देगा, किसी के लिए अपने अपवर्तनांक को सबसे कम कर देगा। लड़के ने कहा सर जी हम तो अपवर्तनांक 1 पढ़ते हैं, 1.5 प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये बच्चों सबसे कम और सबसे ज्यादा इन सबको जोड़कर औसत मान है। बात समझ रहे हैं, 1.5 सबके लिए, सब रंगों की प्रकाश किरणों के लिए किसी भी सघन माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ये बात ध्यान रखिए, हम बता चुके हैं कि लेकिन केवल विरल और निर्वात में किसी भी रंग की प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक अलग नहीं होता। बस बाकी सब सघन माध्यमों के अपवर्तनांक सातों रंगों की किरणों के लिए अलग अलग होते हैं। वही यहां भी ये भी कर रहा है। ये अपने अपवर्तनांक को, ये प्रिज्म अपने अपवर्तनांक को बैगनी के लिए सबसे ज्यादा कर देगा। सूत्र डेल्टा एम बराबर AN-1 से स्पष्ट है। तो याद रखिए बच्चों, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना का प्रमुख कारण यह है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सभी सातों रंगों की किरणों के लिए अलग अलग होता है। हम लिख दे रहे हैं इस बात को। वर्ण विक्षेपण का प्रमुख कारण प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सभी सातों रंगों की किरणों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब इसके आगे ये लाइन जोड़ दिएगा। सूत्र डेल्टा एम बराबर AN-1 से स्पष्ट है कि बैगनी के लिए अपवर्तनांक, वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी के लिए अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का सबसे अधिक होता है, इसलिए बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक होता है, अतः बैगनी, देखो बैगनी सबसे जानी चाहिए किरण इस दिशा में, लेकिन टूट के चली गई, बैगनी सबसे ज्यादा टूटी, बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। बात समझ रहे होंगे बच्चों। लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, तो लाल का विचलन सबसे कम। सामने सामने है कि नहीं। देखिए लाल सबसे कम टूटी, सबसे पहले गिर गई। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, लिख लिए बच्चों। तथा लाल हम इसको संक्षेप में लिख दे रहे, तथा NR सबसे कम होने के कारण लाल का विचलन सबसे कम होता है। एक लाइन हम और लिखना चाहेंगे, गौर सुनिएगा, आपको बहुत काम देगी। सुनिएगा, थोड़ा समय दे रहे हम चित्र को, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। देखिए ध्यान से, हमने एक सूत्र पढ़ा है N बराबर C/V। हमने अभी पढ़ लिया कि बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्रिज्म के पदार्थ का, NV ग्रेटर देन NR। बात समझ रहे हैं। जब बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो बैगनी रंग की प्रकाश किरण की चाल सबसे कम। देखिए बैगनी पहले गिर पड़ा, जिसकी चाल धीमी होगी पट्ट से ना पहले गिर पड़ेगा। लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, तो लाल की चाल सबसे ज्यादा, सबसे दूर जाके गिरेगा। लाल सबसे दूर गिरा, लाल यहां गिरता, बैगनी यहीं गिर गया।
तो ये याद रखिए कि किस रंग की प्रकाश किरण की चाल किसी सघन माध्यम के भीतर सबसे अधिक होती है। लाल की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल के लिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और किस रंग की प्रकाश किरण की चाल किसी सघन माध्यम के भीतर सबसे कम होती है? बैगनी की, क्योंकि बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। से स्पष्ट है कि इससे भी लिख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है ये। बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। इसीलिए बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा, बैगनी पहले टूट के गिर पड़ा। इसी प्रकार एनआर सबसे कम होने के कारण, मतलब लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण, वही लिखा है, के कारण लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है। ये किसी सघन माध्यम के भीतर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। विरल माध्यम के भीतर सभी सातों रंगों, विरल मतलब वायु और निर्वात, सभी सातों रंगों की चाल एक समान होगी। बाकी किसी सघन माध्यम के भीतर ये निष्कर्ष है। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का समापन किया, जिसकी शुरुआत इस प्रकार से की गई, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो आपको बताए गए और उनका अध्ययन कराया गया। हम ये आशा करते हैं कि जितनी भी थ्योरी हमने आपको पढ़ाई, वो सारी थ्योरी आप साथ साथ तैयार करेंगे। हम इसके आगे न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि छोटा चैप्टर है, एक साथ न्यूमेरिकल यदि पढ़ डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। और अब उद्देश्य ये है कि कितनी जल्दी आपको कोर्स ख़त्म करके दिया जाए और अच्छे से दिया जाए। इसमें आप सहयोग करिए और थोड़ा उत्साह बढ़ाते रहिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि हम ढेर हुए तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।